नमस्कार दोस्तों, सुजस ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिट्स इंडिया एक्ट आज हम जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जाना था और प्लासी के युद्ध के बारे में हमने जान लिया था। दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट की आवश्यकता क्या थी ये क्लियर कर देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये भारत में व्यापार करने आई थी। ठीक है, गठन कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है, तो इसका जो मोटिव था वो केवल व्यापार करना था। लेकिन ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है बाद में बंगाल पर विजय प्राप्त करती है और वहाँ पर अपना शासन भी शुरू कर देती है। जब बंगाल पर इसका शासन शुरू हुआ तो बंगाल से भी बढ़कर इसके कुछ क्षेत्र और इसके कब्जे में आ गए थे, क्योंकि इसने लगातार क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो अब ये एक राजनीतिक कार्य भी करने लगी थी। अब व्यापार के अलावा राजनीतिक कार्य भी ये करने लगी थी। अब ये दोनों कार्य जो हैं ये कंपनी के कुछ चुनिंदा लोग ही किया करते थे। ठीक है, तो अंग्रेजों को ये लगा कि अगर इस तरह से चलता रहा तो या तो व्यापार ठप हो जाएगा या फिर राजनीतिक रूप से हम असफल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं कोई क्षेत्र हम हार जाएंगे। इसलिए क्या करना पड़ा इनको? पिट्स द यंगर, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पिट्स द यंगर, ये एक एक्ट लेकर आए जिस एक्ट का नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि इंडिया के लिए था। तो इस एक्ट में क्या किया गया कि जो कंपनी के नियंत्रण के लिए एक बोर्ड बनाया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये बोर्ड कब बना था भाई? डायरेक्टर्स, ये बोर्ड बना था 1773 में। जब इन्हें लगा कि पर्याप्त नहीं है कंपनी पर नियंत्रण के लिए, तो उन्होंने क्या किया, इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी को दो भागों में बांटा। ईस्ट इंडिया कंपनी के दो पार्ट्स कर दिए गए इस पर नियंत्रण के लिए। ठीक है, पहला था राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण के लिए, राजनीतिक जो मामले थे उन पर नियंत्रण के लिए एक बोर्ड बनाया गया, और दूसरा था व्यापारिक मामलों पर नियंत्रण के लिए। ठीक है, इन दोनों मामलों पर नियंत्रण के लिए अलग अलग बोर्ड बनाए गए। तो जो व्यापारिक मामलों पर नियंत्रण के लिए जो बोर्ड बना, उस बोर्ड का नाम रखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दोस्तों ध्यान रखना, आपको पता है जो व्यापार करता है कौन करता है? कंपनी, और कंपनियों के क्या होते हैं? डायरेक्टर्स। ठीक है, इसलिए इसका जो बोर्ड बना उसका नाम क्या रखा गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और उसी तरह राजनीति है, राजनीतिक मामलों पर कंट्रोल करना है। ठीक है, इसलिए यहाँ जो बोर्ड बना उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, BOC। अगर इनके हिंदी में हम नाम दें तो हिंदी में इनके नाम किस प्रकार देंगे? इस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को नाम देंगे नियंत्रक मंडल। ठीक है, और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या नाम देंगे? निदेशक मंडल। ठीक है, तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था इसका नाम निदेशक मंडल, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था इसका नाम नियंत्रक मंडल था। क्लियर है? इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसी एक्ट के तहत मैंने आपको बताया था कि 1773 का जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत जो गवर्नर जनरल हुआ करता था बंगाल का, उसकी सहायता के लिए कार्यकारी परिषद बनाई गई थी। कार्यकारी परिषद, तो ये जो कार्यकारी परिषद दोस्तों थी, इसमें कितने सदस्य नियुक्त किए गए थे? पहले 3 सदस्य नियुक्त किए गए थे, चार सदस्य नियुक्त किए गए थे। लेकिन इस एक्ट के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, इसके जो सदस्य थे उनकी संख्या मात्र 3 कर दी गई। ठीक है, कितने सदस्य हो गए इसमें? दोबारा से 3 सदस्य हो गए। पहले इसमें 4 सदस्य नियुक्त किए गए, यहाँ पे इसके 3 सदस्य नियुक्त किए गए थे। क्लियर है दोस्तों?
तो अगर आपको पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पूछता है तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में किस तरह पूछेगा कि ऐसा कौन सा एक्ट था जिसने कंपनी को 2 भागों में बांटा। तो कंपनी को 2 भागों में किसने बांटा, तो पिट्स इंडिया एक्ट ने बांटा, ठीक है, 1784। पिट्स इंडिया एक्ट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि पिट्स द यंगर उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और यह इंडिया से संबंधित था, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, तो इस एक्ट के द्वारा कंपनी को राजनीतिक मामले और व्यापारिक मामलों के आधार पर अलग अलग किया गया। राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण के लिए नियंत्रक मंडल या नियंत्रक बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर गठित किया गया और व्यापारिक मामलों पर नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल का गठन किया गया था, ठीक है। और इसके तहत जो कार्यकारी परिषद थी गवर्नर जनरल की, उसमें 4 के स्थान पर 3 सदस्यों की नियुक्ति ही की गई। इसके बाद जो अगला एक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक्ट है 1786 का एक्ट। दोस्तों जो 1786 का एक्ट था, यानी 1786 का जो अधिनियम था, इसमें क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, उसकी शक्तियों को बढ़ाया गया था। इसमें क्या बढ़ाई गई शक्तियाँ, कि जो 1773 का एक्ट था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 4 सदस्य कार्यकारी परिषद में होते थे, तो जो गवर्नर जनरल था उसे जब कोई निर्णय लेना पड़ता था तो इन 4 सदस्य यानी कि जो कार्यकारी परिषद थी उसके आधार पर ही ये फैसला लेता था गवर्नर जनरल। लेकिन इस 1786 के अधिनियम के तहत इसे ये छूट दी गई या इसे ये अधिकार दिया गया कि ये विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थिति अगर कभी आती है तो उन विशेष परिस्थितियों में जो कार्यकारी परिषद है, ठीक है, उसके निर्णय को भी मानने से इनकार कर सकता है, निर्णय को मानने से मना कर सकता है। क्लियर है? कब? केवल विशेष परिस्थितियों में ही मानने से मना करेगा, ठीक है। नहीं तो इसे किसके अनुसार कार्य करना पड़ता है, जो कार्यकारी परिषद है उसके अनुसार, उसके निर्णयों के अनुसार ही मानना पड़ता है। तो ये गवर्नर जनरल को एक विशेष छूट ये दी गई। दूसरा, गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया, सर्वोच्च सेनापति, ठीक है। जितनी भी अंग्रेजी फौज हैं उनका सबका जो सर्वोच्च सेनापति है, ठीक है, उसकी जो शक्तियां दी गई वो किसको दे दी गई, गवर्नर जनरल को। और ये जब एक्ट दोस्तों पारित हुआ, इस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, जिन्हें सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है भारत में, सिविल सेवाओं का जनक। ये अमेरिका में जो अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें भी लॉर्ड कॉर्नवालिस लड़े थे और वहाँ से पराजित होने के बाद इनकी नियुक्ति भारत में की गई थी और भारत में इन्होंने टीपू सुल्तान को भी आकर के हराया था, ठीक है, ध्यान रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्हें सिविल सेवाओं का जनक भारत में कहा जाता है। अब अगला एक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 1793 का चार्टर। दोस्तों इसे चार्टर या चार्टर एक्ट कह सकते हैं, चार्टर अधिनियम। तो चार्टर क्या होता है दोस्तों, चार्टर का हिंदी होता है अधिकार पत्र, ठीक है। तो एक तरह का ये अधिकार पत्र होता है। और ये क्या अधिकार पत्र था, ये अधिकार पत्र दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। और ये क्या अधिकार पत्र दिया था तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1793 में की जो कंपनी थी, ठीक है, तो उस कंपनी के जो अधिकार थे वो 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिए गए थे। 20 वर्षों के लिए कंपनी के अधिकार बढ़ा दिए, अधिकार बढ़ा दिए, ठीक है। कौन से एक्ट में, 1793 के चार्टर में। दोस्तों याद रखना कि 1793 और 1786 ये 2 एक्ट ऐसे हैं जिनसे अभी तक बहुत कम परीक्षाओं में प्रश्न किया है। यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में प्रश्न किया गया है और जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं उनमें आरएस के अलावा और किसी परीक्षा में इनसे प्रश्न नहीं पूछा है अभी, लेकिन आने वाले समय में यहाँ से प्रश्न किया जा सकता है, इसलिए मैं ये एक्ट इसमें सबमिट कर रहा हूँ। तो 1793 के चार्टर एक्ट में क्या बताया मैंने आपको कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 20 वर्षों के लिए उसके अधिकार को बढ़ा दिया गया और जो नियंत्रक मंडल था, नियंत्रक मंडल यानी कि दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है, इसके जो मेंबर्स होते थे, ठीक है, इन मेंबर्स को जो पेमेंट मिलता था, वेतन मिलता था, वो पहले मिलता था ब्रिटिश जो राजस्व था, ठीक है, ब्रिटेन का जो रेवेन्यू था वहाँ से मिलता था।
लेकिन अब इनको जो रेवेन्यू देना स्टार्ट किया, यानी कि इनका वेतन जो देना स्टार्ट किया, वो भारतीय राजस्व से देना शुरू कर दिया। तो भारतीय राजस्व से नियंत्रक मंडल के सदस्यों को वेतन देना शुरू कर दिया जाता है, इसके सदस्यों को, सभी सदस्यों को। याद रखना दोस्तों, इस नियंत्रक मंडल का जो प्रधान होता था वो कौन होता था? वो होता था ब्रिटेन का सम्राट। ठीक है, तो ब्रिटेन के सम्राट को भी पेमेंट कहाँ से मिलता था? भारतीय राजस्व से। अभी दोस्तों इस समय तक जो ब्रिटेन का सम्राट है उसकी स्थिति ईस्ट इंडिया कंपनी के टॉप पावर की हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी उसके निर्देश अनुसार काम कर रही है, लेकिन ब्रिटेन के सम्राट के अधीन काम नहीं कर रहा है भारत। भारत किसके अधीन काम कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। ठीक है, और ये 1858 तक काम करेगा। 1858 में ब्रिटेन का जो सम्राट है उसकी जो बीवी है यानी कि महारानी, उस महारानी के अंडर काम करने लग जाएगा इंडिया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हम एक्ट पढ़ेंगे वो 1813 का चार्टर है। 1813 का जो चार्टर एक्ट है, ठीक है दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ कि जो चार्टर एक्ट हैं ये कई थे, 1793, 1813, 1833, 1853। ठीक है, 4 चार्टर एक्ट भारत के लिए आए थे, यानी कि अधिकार पत्र दिए गए थे, जो किसके लिए थे दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो जो 1813 का चार्टर एक्ट था, इसमें क्या किया गया? जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था भारत पर, आपको पता है कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ 1608 में ही आ गई थी। इसका गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, महारानी ने 284 लोगों के एक दल को ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया था। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया तो आ गई थी और इसका व्यापारिक एकाधिकार था भारत पर, यानी कि और कोई भी अंग्रेज भारत में व्यापार नहीं कर सकता था। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ कि कोई कंपनी गठित नहीं कर सकता था। केवल भारत पर जो व्यापार था उसका पर जो एकाधिकार था वो केवल किसका था दोस्तों? इस ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, इसको मैं एकाधिकार बोलूँगा। ठीक है, ये अब समाप्त कर दिया था। ठीक है, केवल ये चीन है, केवल ये जो चीन है उस चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार शेष रहा। भारत के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको क्या कर दिया गया दोस्तों? समाप्त। ठीक है, चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार अब भी बना रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का। दूसरा, भारत में एकाधिकार था केवल चाय के व्यापार पर, कि जो चाय का व्यापार था उस पर अब भी, ठीक है, जो चाय का जो व्यापार करेगी वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी दोस्तों। यहाँ पे इसका एकाधिकार बना रहा और बाकी जितने भी व्यापार थे वहाँ से इस कंपनी का जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया था। कहाँ पे दोस्तों? भारत में। लेकिन चीन में सभी व्यापार किसके एकाधिकार में रहे? ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार में ही रहे थे। इसके साथ एक परिवर्तन और किया गया इस एक्ट के द्वारा कि जो गवर्नर जनरल दोस्तों होता था, इस गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति होती थी, ये पहले जो नियुक्ति करता था वो ब्रिटेन का सम्राट करता था, या मैं इसको महारानी कह सकता हूँ। ठीक है, एक ही बात है, सम्राट या महारानी इसको नियुक्त करती थी गवर्नर जनरल को। लेकिन अब ये जो राइट था ये कंपनी को दे दिया। ठीक है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार से अनुमति प्राप्त कर और इनको क्या कर सकती है? नियुक्त कर सकती है। यानी कि अनुमति तो चाहिए थी, पहले सरकार जो थी वो अनुमति देती थी और जो महारानी या सम्राट थे वो इसको नियुक्त किया करते थे गवर्नर जनरल को। लेकिन अब ये राइट किसके पास आ गया दोस्तों? अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही आ गया। 1813 के एक्ट के द्वारा जो वैज्ञानिक गतिविधि थी, या मैं कह सकता हूँ भारतीय जो ज्ञान था, उस भारतीय ज्ञान को बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपए सालाना खर्च किया जाता था। ठीक है, ये 1813 के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान जोड़ा गया कि 1 लाख रुपए सालाना भारतीय ज्ञान और वैज्ञानिक जो हैं उन पर खर्च किया जाएगा प्रति वर्ष। ठीक है, ये एक व्यवस्था नई 1813 के एक्ट में जोड़ी गई। इसके अलावा जो ईसाई मिशनरियाँ थी, ईसाई मिशनरियाँ दोस्तों, ईसाई मिशनरियाँ जानते हो, जैसे हमारे यहाँ मंदिर का ट्रस्ट होता है ना, उस तरह ईसाई मिशनरियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये ईसाई मिशनरियाँ क्या करती हैं? ये अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करती हैं। ईसाई धर्म का क्या करती हैं? प्रचार प्रसार। तो अब तक इनको भारत में प्रचार प्रसार करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब इनको भारत में प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिल चुकी थी।
ठीक है, ये खुले रूप से खूब बढ़ चढ़कर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। तो ये एक विशेष अधिकार जो है वो ईसाई मिशनरियों को भी दिया गया। इसके साथ ही दोस्तों, अब यदि हम बात करें 1833 के चार्टर एक्ट की, तो 1833 का जो चार्टर था ये एक इम्पोर्टेंट चार्टर था, यानी कि बड़ा महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। इस एक्ट में क्या किया गया था दोस्तों, देखें एक बार, कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो कहाँ का गवर्नर जनरल बन गया, पूरे भारत का। और यह व्यक्ति कौन था जो बना था, इनका नाम था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1829 में सती प्रथा को बैन किया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। तो विलियम बेंटिक जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब वो भारत के गवर्नर जनरल बन गए, यानी कि जो ये बंगाल का गवर्नर जनरल है इस पद को बढ़ाकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया था, क्योंकि 1833 तक भारत का जो बहुत बड़ा हिस्सा था वो अंग्रेजों के हाथ लगा। और वो हाथ कैसे लगा, सहायक संधियों के माध्यम से। आपको पता है अंग्रेजों ने सहायक संधियां 1798 के बाद शुरू कर दी थी, और पहली जो सहायक संधि की गई थी वो निजाम के साथ थी, हैदराबाद के निजाम के साथ 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने की थी। इसलिए लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधियों का जनक भी कहा जाता है। तो दोस्तों अंग्रेजों के हाथ बड़ा क्षेत्र और लग गया था, इसलिए भारत का जो गवर्नर जनरल नाम दिया गया था इस बंगाल के गवर्नर जनरल को। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम था वो था कि जो गवर्नर जनरल था उसको कानून बनाने का पहले जो अधिकार था वो बहुत सीमित था, लेकिन जो अब गवर्नर जनरल जो कानून बनाता था उसे सीधे ही अधिनियम नाम दिया जाता था। अधिनियम, आप समझ रहे हैं, जैसे आज जो कानून बनता है वो राष्ट्रपति अगर कोई कानून बनाता है तो उसे अध्यादेश कहते हैं। ठीक है, और अगर उस कानून को संसद की अनुमति मिल जाती है तो वो एक कानून या अधिनियम के रूप में बन जाता है, लेकिन उस समय गवर्नर जनरल द्वारा बनाया कानून ही अधिनियम का रूप ले लेता था सीधे सीधे। इसके अलावा कंपनी को इसके अलावा जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके जो सभी एकाधिकार थे और जो अधिकार थे व्यापार करने के वो सब समाप्त कर दिए गए। और अब कंपनी को जो अधिकार सौंपे वो केवल प्रशासनिक अधिकार थे, प्रशासनिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार, यही केवल शेष छोड़े थे। यानी कि व्यापार का जो काम था इनका बंद कर दिया कि कंपनी व्यापार नहीं बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों पर ही ध्यान देगी। ठीक है, अब जो गवर्नर जनरल था दोस्तों, मैंने आपको बताया इस गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें 3 सदस्य हुआ करते थे और कोई भी विधि सदस्य इसके कार्यकारी परिषद में नहीं होता था। तो अब एक विधि सदस्य इसमें नियुक्त किया गया जो चौथे सदस्य के रूप में शामिल हुआ। आपको मैंने बताया था 1773 के एक्ट में कि पहले इसमें 4 लोग थे, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी, कार्यकारी परिषद, या इसको हम बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, तो इसमें पहले 4 लोग थे, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 3 कर दिए गए। अब इसमें चौथा सदस्य 1833 के चार्टर में जोड़ा गया, और ये कैसा सदस्य था दोस्तों, विधि सदस्य। ठीक है, और इस व्यक्ति का जो नाम था वो था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को इसमें ये अधिकार सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। लॉर्ड मैकाले जब भारत आया तो इसने भारत में शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए कहा। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जो बदलने के लिए इसने क्या किया कि जो अंग्रेजी थी उसे शिक्षा का माध्यम बनाया। जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हैं वो इस लॉर्ड मैकाले की वजह से ही उड़ी हैं। शिक्षा का माध्यम इन्होंने किसको बना दिया, अंग्रेजों को, यानी कि एक चुनिंदा शब्दों का जो संग्रह था ऐसे उससे बनी एक भाषा को ही भारतीय भाषा के रूप में उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, अंग्रेजी को। तो जब से अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट हुई तो हमारे भारत का जो पुराना साहित्य था, संस्कृत का, बांग्ला का, तमिल का, तेलुगु का, हिंदी का, उर्दू का, वो साहित्य पूरा खत्म होने लग गया था। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाला व्यक्ति कौन था, लॉर्ड मैकाले। जब ये अंग्रेजी के पक्ष में ब्रिटिश संसद में बोल रहा था लॉर्ड मैकाले,
तो उस समय इसने कहा था कि अंग्रेजी पढ़ने के बाद जो भारतीय हैं वो तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब तक भारतीयों पर बहुत सारे विदेशियों ने शासन किया था हमारे देश पर, शक, हूण, कुषाण, यवन, यूची, तुर्क, मंगोल, मुगल और बहुत सारे विदेशी जातियों ने आक्रमण किए थे, शासन किया था। लेकिन जो भारतीय लोग थे उनमें जो क्या कह सकते हैं क्वालिटी थी, गुणवत्ता थी उनके अंदर, वो गुणवत्ता खत्म नहीं हो पाई थी। तो अंग्रेजी पढ़ा कर लॉर्ड मैकाले ने बताया कि मैं जब अंग्रेजी पढ़ाएंगे हम इनको तो इनकी जो गुणवत्ता है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, और ये एक तरह से गुलाम बन जाएंगे। मानी कि इसने कहा था कि केवल जो भारतीय हैं वो दिखने में आपको भारतीय लगेंगे, बाकी वो पूरी तरह से अंग्रेज बन जाएंगे। और दोस्तों जो आज हमारा भारत है वो उसी तरह का भारत है, क्योंकि आज हमारे देश के जो सभी लोग हैं वो इंग्लिश चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं बजाय हमारे भारतीय ग्रंथों में जो हीरो हैं उनके। कि आप समझते हैं कि रामायण, महाभारत और आपके गीता, इन लोगों को बहुत, इन चीज़ों को बहुत कम लोग पढ़ते हैं, और ब्रिटिश जो या इंग्लिश की जो पुस्तकें हैं उनको बहुत ज़्यादा लोग पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। तो मैं बात जो कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि जो लॉर्ड मैकाले था ये चौथे विधि सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ था, यानी विधि सदस्य तो पहला था और सदस्य चौथा था, कार्यकारी परिषद में नियुक्त हुआ, और इसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। इसे भारतीय आधुनिक शिक्षा का जनक कहते हैं, आधुनिक शिक्षा का जनक, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है तो वो व्यक्ति कौन था दोस्तों, लॉर्ड मैकाले। इसी को भारतीय शिक्षा का जनक, भारतीय आधुनिक शिक्षा का जनक कहते हैं, क्योंकि इसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था, ठीक है दोस्तों। तो ये 1833 का चार्टर एक्ट था। और इसमें एक चीज और हम पढ़ लेते हैं कि इस एक्ट के द्वारा जो दास प्रथा थी उसको अवैध घोषित कर दिया था, अवैध घोषित किया, ठीक है। ये काम जो पूरे हुए ये 1833 के चार्टर में थे। एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। 1833 के चार्टर में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया, जो पहला व्यक्ति कौन था, विलियम बेंटिक, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा काम था कि जो गवर्नर जनरल है भारत का, वो जो कानून बनाता था अब उसे अधिनियम सीधे ही नाम दिया जाता था। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार उसे दिए गए केवल। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी उसमें 3 सदस्य होते थे। अब चौथे सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया, जो एक विधि सदस्य था, ठीक है। और इसने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की वकालत की, ठीक है। इसलिए इसे भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। इसके अलावा दास प्रथा को भी अवैध घोषित इसी एक्ट के तहत किया गया था। आज की क्लास में जो हम लास्ट एक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है 1853 का चार्टर एक्ट, यानी कि 1853 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों ये 1853 का जो चार्टर अधिनियम है ये भी एक विशिष्ट अधिनियमों में से एक है और यहाँ से भी अक्सर कर प्रश्न किए जाते हैं। तो इसका जो परिवर्तन थे इसमें केवल 3 परिवर्तन किए गए थे और उन तीनों परिवर्तनों को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। कि जो पहला परिवर्तन था वो ये था कि प्रतियोगी परीक्षाएं, प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं उनका भारत में शुभारंभ हो गया था, प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ। यानी कि जो भारतीय बच्चे हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से जो गवर्नमेंट जॉब है उनमें लग सकते थे। और लेकिन ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं थी ये कहाँ होती थी दोस्तों, ये होती थी आपके ब्रिटेन में, ठीक है। ये ऑफिसर्स के लिए थी प्रतियोगी परीक्षा, तो उसमें भारतीयों को भाग लेने का अधिकार दे दिया गया। दूसरा जो कार्य था वो दोस्तों ये था कि जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, उसकी कार्यकारी परिषद जो कोई एक्ट बनाती थी, कोई अधिनियम बनाती थी, उस एक्ट को पहले क्या था कि जो गवर्नर जनरल था उसको इसे पारित करना पड़ता था। जो कार्यकारी परिषद किसी एक्ट को बनाती थी उसे पारित करना पड़ता था गवर्नर जनरल को। लेकिन अब इसको क्या दिया गया, वीटो का अधिकार दिया गया, यानी कि निषेध कर सकता है, निषेधाधिकार, कि यानी कि ये किसी भी एक्ट को अगर पारित नहीं होने देना चाहता तो उस एक्ट को रोक सकता है। गवर्नर जनरल के पास ये अधिकार अब शामिल हो गया था। इसके अलावा क्या किया गया कि भारत में एक केंद्रीय विधानमंडल का गठन किया गया, केंद्रीय विधानमंडल। और दोस्तों ये जो केंद्रीय विधानमंडल जो गठित किया गया था ये आपके कलकत्ता में किया गया था और इसमें केवल 12 सदस्य
ही शामिल किए गए। यानी कि इस केंद्रीय विधानमंडल में जो पूरे भारत के लिए कानून बनाएंगे उसमें सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी थी, 12। यानी कि आज के विधानमंडल जैसा नहीं था, इसमें पूरी तरह अंग्रेजों का ही राज था। यानी कि अब कानून जो भारत के लिए बनेंगे वो लंदन से नहीं बल्कि भारत में ही बन जाएंगे। ठीक है, ये एक नई व्यवस्था भारत में शुरू हुई थी। दोस्तों चार्टर एक्ट में हमने सबसे पहले पढ़ा था 1793, उसके बाद 1813, फिर 1833 और फिर 1853। 4 चार्टर हम पढ़ चुके हैं। आज की जो हमने शुरुआत की थी वो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की थी। एक बार मैं पूरे को थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी को 2 भागों में बांटा गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था। 1786 के एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि 1786 के एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल था उसको प्रधान सेनापति बनाया गया। इसके अलावा गवर्नर जनरल को अपनी जो कार्यकारी परिषद के निर्णय थे उनको मानने से मना करने का जो है अधिकार दे दिया गया था। इसके अलावा 1793 का चार्टर एक्ट जो आया उससे कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, मतलब ये 1813 तक बढ़ा दिया गया था। और उसमें क्या व्यवस्था जोड़ी गई थी कि जो भारत में जो मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनेगा वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जो सदस्य होंगे उनको वेतन भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा। ये व्यवस्था उसमें नहीं जोड़ी थी। इसके अलावा 1813 का चार्टर, 1813 के चार्टर के तहत कंपनी का जो भारत व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया था। और अब जो कंपनी है वो चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार कर सकती है या भारत में केवल चाय के व्यापार पर एकाधिकार रखती थी। इसी तरह 1833 का जो चार्टर आया उस 1833 के चार्टर के तहत भारत के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। तो आज की जो हमने वीडियो पढ़ी है वो संवैधानिक विकास में हम पहुंचे हैं 1853 तक, यानी कि 1784 से 1853। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो 1858 के ताज के शासन से स्टार्ट करेंगे हम उसे, कि जो किस तरह हमारे भारत में 1857 की क्रांति के बाद परिवर्तन हुआ और ताज का शासन भारत में शुरू होता है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सुजस अकेडमी अलवर।